हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुके हैं आप लोग के लिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुना कितने प्यार से आशी ने बुआ जी के कमर दर्द को ठीक कर दिया था। वहीं बुआ जी अभी भी स्विमिंग पूल में ही पड़ी हुई थी। आशी की इन हरकतों ने सारे फैमिली वालों को भी हंसने पर मजबूर कर दिया था। इवन सुशीला जी भी इस बात को मानने को तैयार हो गई थी कि आरती जी के लिए आशी ही काफ़ी है और आशी ही है पूरे घर में जो कि आरती जी के नखरे को बर्दाश्त करके उनको हैंडल कर सकती है। आशी जो बहाना मार के सारी फैमिली से वहीं आशी जो बहाना मारते हुए सारी फैमिली से अपना मुंह छुपाकर जल्दी से रूम के अंदर भाग जाती है। वहीं बेचारी आरती जी को वेदाक्ष और सुधांशु जी मिलकर स्विमिंग पूल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। जब उन दो लोगों से भी ये काम नहीं हो पाता तो सुधांशु जी के छोटे भाई जो कि वेदाक्ष के पापा थे वो भी आकर के स्विमिंग पूल में कूदते हैं और पीछे से आरती जी को उठा करके स्विमिंग पूल के बाहर करने लगते हैं। तीनों लोग मिलकर के अब फाइनली आरती जी को स्विमिंग पूल से बाहर निकाल चुके थे। वो जोर से अपनी छाती को पीटते हुए सांस भरते हुए कहती हैं, ये लड़की पागल है, कौन करवाए इससे शादी, मुझे मारने चली थी। वहीं सुशीला जी और बाकी के सारे लोग जो कि बाहर आ चुके थे और वहीं सुशीला जी आरती जी को देखकर कहती हैं, क्या हुआ बेटा, कमर दर्द ठीक है। आरती जो कहती हैं, आप भी मिली हुई है ना, सब लोग मिले हुए उस लड़की से। मैं एक दिन और इस घर में नहीं रुक सकती, मैं तुरंत निकल रही हूँ। विदाक्ष बेटा, जल्दी से मेरी फ़्लाइट बुक करवा दो, मैं यहाँ और नहीं रुक सकती, ये लोग तो मेरी जान ले लेंगे, हे भगवान। और वह लगातार अपनी छाती को पीटे जा रही थी। वहीं विदाक्ष जो कहता है, ठीक है बुआ जी, मैं भी कर देता हूँ, आप पहले बताई होती तो मैं पहले ही कर देता, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, 5 मिनट लगता है बस फ्लाइट बुक करने में, बिजनेस क्लास कर दूँ आपके लिए। आरती जी जो कहती हैं, अब आर्यांश की बुआ हूँ मैं, तो मैं क्या लगता है इकोनॉमी क्लास में जाऊँगी। विदाक्ष कहता है, ठीक है आप बिजनेस क्लास में जाइए, कल की कर दो। आरती जी जो ये सब कुछ बस नाटक में कह रही थी, उन्हें लग रहा था शायद अगर वो जाने की बात करेंगे तो सब लोग उन्हें रोकने की बात करेंगे, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा पड़ गया था, कोई भी उन्हें रोकने को तैयार ही नहीं था। विदाक्ष की बातें सुन करके सब लोग हंसने लगते हैं। सुशीला जी भी जो कि अंदर की तरफ चली आती हैं और बाकी के फैमिली मेंबर भी। वहीं आरती जी भी जो कि हिम्मत करके उठती हैं और जैसे तैसे करके चलने लगती हैं, लेकिन उनकी कमर दर्द सच में छू मंतर हो गया था। आशी जो कि आर्यांश के कमरे में आ गई थी, वही वो उनके बेड पर धड़ाम से गिरती है और वहीं फैल कर लेट जाती है। वो पहले तो अपने पेट के बल लेटी हुई थी और फिर वो अपने पीठ के बल लेटती है और ऊपर सीलिंग की तरफ देखने लगती है जहाँ पर हर जगह मिरर लगा हुआ था। आशी जो खुद से बात करते हुए कहती है, अजीब व गरीब शौक हैं, खैर अच्छा ही है। और फिर वो अपने बालों को सेट करती है और अपने दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे लगा लेती है। वहीं आशी जो कि अपने आप से ही बात करते हुए कहती है, दिमाग तो अच्छा ही लगाती हूँ मैं, जाते ही जाते फाड़ू आइडिया दे दिया, लेकिन उस कृति का भी अच्छा दिमाग है, मेरे साथ काम करेगी तो आगे बढ़ जाएगी वो भी। और यही सोचते सोचते वो एक करवट लेती है, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और फिर वो झटके से ऊपर की तरफ देखते हुए खुद से ही कहती है, मैंने लाइब्रेरी बनाने का ऑर्डर तो दे दिया और साथ में फ्लावर शॉप बनाने का भी, लेकिन उसका बजट, ओ तेरी, बजट के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। और ये बोल करके वो जल्दी से बेड से उठ करके बैठ जाती है और अपने दोनों हाथों को अपने माथे पर रखते हुए कहती है, मैया रे मैया, अभी बजट का क्या होगा। 20 लाख में से अगर सारा बजट उसमें लगा दिया तो 20 लाख में तो घंटा कुछ नहीं बनने वाला, वो भी लखनऊ जैसे महंगे सिटी में। और फिर एम्प्लॉय को क्या दूंगी, आचार, धीरे धीरे एम्प्लॉय भी भाग जाएंगे अगर उन्हें ठीक से पैसा नहीं मिला तो। ओह गॉड, अब क्या करूं, मैं तो फंस गई। पहले पैसे मांगने होते थे तो काव्य से मांग लिया करती थी, अब किससे मांगूंगी। और फिर वो अपने फ़ोन को खोलती है और जैसे उसने अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देखा था, उसके साथ उसके बेस्ट फ्रेंड काव्या का फ़ोटो था, जिसे देखकर उसके चेहरे पर हल्के से स्माइल तैर जाती है। वो फिर से अपने सारे टेंशन को बुलाते हुए काव्या को देखते हुए कहती है, क्या ज़िंदगी जीते थे यार हम दोनों, मज़ा आ जाता था एकदम, जब मन चाहे तू मेरे घर, जब मन चाहे मैं तेरे घर, खिड़की से कूदा फांदी करते रहते थे। अब तो कहीं जा भी नहीं सकती ऐसे बंद कमरे में। भगवान जी, आपको मेरा दुख कैसे देखा जा रहा है, कुछ तो रहम करो मुझ पर। और वह ज़्यादा देर तक खुद सो और फिर वह ज़्यादा देर तक काव्या से बात किए बिना रह नहीं पाती। वो तुरंत ही काव्या को कॉल लगा देती है।
इधर से जैसे ही 2 रिंग जाता है, दूसरी तरफ से कॉल पिक हो जाता है। काव्या जो फ़ोन उठाकर कहती है, हेलो मैडम, कैसे याद किया? आश्री कहती है, ओ मैडम की बच्ची, भूली तू है, मैं नहीं। ससुराल मैं आई हूँ, लेकिन भूल तुम दोनों गए मेरे को। और वो मिली, उसका तो कुछ अता पता ही नहीं है। काव्या जो कहती है, अभी कल ही तो गई है यार तू, क्या दिन भर तुझे कॉल करते रहे? और वैसे भी अब तेरा टाइम आर्यांश जी को देने का है, हमारी जीजू जी को टाइम देना। वैसे भी दिन भर तो मेरे से ही बातें करती रहती थी पहले, अब शादी हो गई है तो कुछ चेंजेस तो आना ज़रूरी है ना। आश्री कहती है, तू क्यों दुल्हन की तरह बात कर रही है? और डायन जैसी लड़की इतने प्यारे प्यारे शब्द कब से यूज़ करने लगी? मुझे तो लगा था कि तू बोलेगी कि सुबह से मैंने अभी जाके तेरे को कॉल क्यों किया, लेकिन तू तो मेरे कॉल करने में 1 मिनट तो विदाक्ष से बात करी थी। आशी समझ जाती है कि ज़रूर काव्या कहीं और काम में बिजी होगी, इसी वजह से वो आशी से इस तरह से बात करी है। लेकिन काव्या उसका जवाब देते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। आशी कहती है, तो फिर क्यों? अच्छा छोड़िए सब, मेरे को तेरे साथ बहस नहीं करना है। मैं वो सोच रही थी तुझसे मिल लो यार एक बार, कितना टाइम हो गया ना, हम दोनों मिले नहीं हैं। काव्या कहती है, बुद्धू लड़की, अभी कल ही तो बात हुई है हमारी, और कल ही तो तू गई अपने ससुराल। आशी कहती है, ऐसा लग रहा है 2 महीने हो गए यार तेरे से मिले हुए ना। अच्छा एक बार आकर के मिल लेना मेरे कैफ़े शॉप में। काव्या जी कहती है, ओह हो तेरा कैफ़े शॉप, बिल्कुल आते हैं कल, लेकिन कैफ़े शॉप में नहीं, मुझे कैफ़े शॉप में नहीं मिलना, मैं डायरेक्टली तेरे घर आ जाती हूँ। आश्री कहती है, चुपचाप से कैफ़े शॉप में आना और वहाँ जितने भी ब्रांडेड मस्त बढ़िया बढ़िया कॉफ़ी होगी सब पीना। अरे दोस्त का कुछ प्रॉफिट करा यार, वैसे भी तेरे दोस्त अभी उसको बहुत ज़्यादा बजट की ज़रूरत है। काव्या जो कहती है, कहीं तो मुझसे पैसे लेने के लिए तो फ़ोन नहीं किया ना? आश्री कहती है, जाके शीशे में मुंह देख अपना, 5 रुपये दे देती थी, मुंह उठाकर कैसे बात करिए जैसे 50 करोड़ दे रखे हो। काव्या जो कहती है, ना जाने कितने हज़ार तेरे ऊपर कर्जा है। आशी जो उसकी बात सुनकर कहती है, वैसे एक बार मेरा कैफ़े शॉप चलने तो दे, फिर उसके बाद ये मस्त मस्त होटल खोलूँगी और तेरा कर्जा तेरे मुंह पर मारूंगी, वो भी इंटरेस्ट के साथ। बढ़िया ही। काव्या जो कहती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काव्या की बात सुनकर आशी जो कहती है, ज़रूरत पड़े ना पड़े, लेकिन फिर भी मैं मार दूंगी तेरे मुंह पर, ताकि तेरा मुंह दोबारा खोले ना। अब चुपचाप से कल आ जाइयो मेरे कैफ़े शॉप पर। काव्या जो कहती है, अरे मैं नहीं आ सकती यार, समझ ना। आशी जो कहती है, क्यों नहीं आ सकती, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, तू समझा ना। काव्या जो कहती है, बेवकूफ़ है यार तू। अच्छा सुन, वो क्या है ना कि कल सारे घर वाले मेरे घर पर आ रहे हैं। काव्या की बात सुनकर आशी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहती है, सारे घर वाले घर पर आ रहे क्या? कौन घर वाले? काव्या जो कहती है, तेरे घर वाले, मतलब तेरे ससुराल वाले। आशी जो कहती है, और वो किस खुशी में? तेरे घर कोई फंक्शन है, तूने मुझे नहीं इन्वाइट किया, मेरे घर वालों को इन्वाइट कर दिया। काव्या उसकी बात सुनकर कहती है, मैडम प्लीज़ काम डाउन, पहले मेरी पूरी बात सुन लिया कर। आशी जो कहती है, बोल सुन रही हूँ। पहले तो थोड़ा शर्माती है और फिर अपना गला क्लियर करते हुए कहती है, वो एक्चुअली क्या है ना कि हो सकता मैं तुझसे मिलने आऊँ। आशी कहती है, अच्छा तो इसमें इतना शर्माने वाली क्या बात है? तो भी मुझे अपना हाफ गर्लफ्रेंड मानने लगी क्या? काव्या को इस बार थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वाशी से कहती है, यार भग, शादी हो गई तेरी। आशी जो कहती है, शादी हो गई तो क्या हो गया मैडम, टशन तो अभी भी वही है, और वैसे भी तेरे जीजू उन्होंने तो चैलेंज लगा रखा है, वो हाथ नहीं लगा रहे मुझे जब तक वो सीएम नहीं बन जाते। काव्या को उसकी बात सुनकर थोड़ी हंसी भी आती है, लेकिन इस वक्त वो गुस्सा होने का पूरा नाटक करते हुए कहती है, मेरी बात तो पहले ख़त्म होने दे, मैं कितनी इंटरेस्टिंग बात बता रही थी तुझे, लेकिन तूने बीच में अपना टांग अड़ा दिया। आशी जो कहती है, हाँ पहले तू ही भोंक ले, जल्दी बता। काव्या जो फिर से थोड़ा सा शर्माती है और अपने आ रहे कुछ आगे के बाल को कान के पीछे करते हुए कहती है, मैं वो कह रही थी कि तुझसे मिलने आ रही हूँ। आशी कहती है, हाँ तो आ जा, इसमें क्या है, इतना नाटक क्या कर रही है, और ये बता। काव्या उसकी बात सुनकर कहती है, नहीं वो बात नहीं है, अब तो मैं तुझसे रोज़ ही मिल लूँगी, तो तुझे ना मेरे लिए इतना तड़पने की ज़रूरत नहीं है। आशी कहती है, रोज़ मिलने आएगी मुझसे? अच्छा, विदाक्ष से इंटरेस्ट ख़त्म हो गया क्या तेरा? काव्या को तो वैसे भी पता था कि आशी का कुछ ऐसा ही आलतू फालतू रिएक्शन होगा, क्योंकि आशी इतना जल्दी तो बातों को समझने वाली लड़की थी नहीं। काव्या जो से थोड़ा और डीप में एक्सप्लेन करते हुए कहती है, तेरे घर वाले मेरे घर पर आ रहे हैं और हो सकेगा तो फिर पूरी ज़िंदगी भर तेरी सर पर आकर तांडव करूँगी मैं। आशी अब जाकर थोड़ा थोड़ा मामला समझने लगी थी और वो उससे कहती है, तो मेरे घर
विदा विदाक्ष विदाक्ष और तेरा कुछ हो गया क्या? चक्कर वक्कर चल गया? शादी वादी की बात तो नहीं हो रही? काव्या जो कहती है फाइनली फाइनली तो समझ गई, थैंक गॉड। आशी कहती है अबे आ मत जाइए, यहाँ पर जूता मारूंगी तुझे। आशी जो उसे इतना खुश होता देख कर कहती है वैसे तेरे ला घर है नहीं है, यहाँ पर वो लोग चाहते हैं कि बहुएं आकर काम करें, तुझे तो बस मेकअप करने से फुर्सत नहीं मिलती। काव्या जो कहती है तू घर का काम भी करती है? आशी जो कहती है घर का नहीं, बिजनेस करना होता है यहाँ पर आकर के। वैसे ठीक है आ जाइयो, मैं तुझे अपने कैफ़े शॉप में लगा दूंगी। काव्या जो कहती है आज 1 घंटा मैं तो आकर के अपना मेकअप करूँगी, बढ़िया बढ़िया विदाक्ष के साथ मूवीज़ देखूँगी, अच्छी अच्छी जगह पर हनीमून ट्रिप पर जाऊँगी और फिर हम और विदाक्ष। आशी जो उसे बीच में फुल स्टॉप लगाती हुई कहती है बस बस बस, आगे की एक्सप्लेनेशन मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, जो करना होगा आपस में कर लेना तुम लोग। और हाँ मैडम, मेरी तो हर बात आपको वैसे भी माननी पड़ेगी। काव्या जो अपनी बात को पीछे झटकते हुए कहती है अच्छा और वो क्यों? आशी तो कहती है जेठानी जेठानी हूँ मैं तेरी। काव्या जो कहती है ओ ए भग, कौन जेठानी, कैसे जेठानी, दोस्त है तो मेरी। काव्या की बात सुनकर आशी तो कहती है ना ना ना, जहाँ मेरा फ़ायदा होगा मैं जेठानी भी बन सकती हूँ, तो सोच समझ करके। हाँ। काव्या जो कहती है तो फिर अकेले मेरी जेठानी नहीं बनेगी, मिली भी आ रही है साथ में। आशी जो कहती है वो किसके सर पर बैठ कर आ रही है अब? काव्या जो कहती है तुझे नहीं पता, शाश्वत और मिले का। आशी कहती है हर जगह यहाँ पर लफड़ा लफड़ा पड़ा हुआ है, मतलब मुझे दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं रहता है। और शाश्वत से तो उसकी काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी ना? काव्या जो कहती है लड़ाइयाँ सिर्फ दिखाने के लिए होती थी, जैसे तेरे और आर्यांश चीचू में होती थी। आशी जो कहती है वो तो हमारी अभी भी होती है, सुबह ही लड़ाई हो गई थी। काव्या थोड़ा क्यूरियस होते हुए पूछती है अच्छा कैसे हुई थी? आशी जी कहती है वो पहले आए मेरे पास, फिर हम लोगों ने थोड़ा झीना झपटी किया, फिर मैं उनके ऊपर चढ़ गई, पंजा भी लड़ा रहे थे हम दोनों, मज़ा आ गया एकदम लड़ करके, ऐसे ही लड़ रहे थे हम दोनों, मज़ा आता है। हम दोनों को देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं, हम लोग ऐसे लड़ते हैं ना ऐसा लगता है छोटे बच्चे। लेकिन उसने इतना जैसे ही बोला, उसने अपनी बात को अभी तक ख़त्म नहीं किया था, उससे पहले ही आर्यांश दरवाज़ा खोल करके टेक लगा करके उसी को देखे जा रहे थे। आशी बात करने में इतना गुम हो गई थी कि वो भूल चुकी थी कि वो अकेले यहाँ पर नहीं रहती है। वो लेट करके आराम से बात कर रही थी, जिसकी वजह से आर्यांश की तरफ उसकी नज़र नहीं जाती है। वो तुरंत ही बैठती है और आर्यांश से कहती है हाय, इतना जल्दी आ गए आप? अब आ ही गए तो मेरा मुँह क्या देख रहे हैं, आ जाइए अंदर, आप ही का घर है, आप ही का रूम है। परमिशन मांगना चाह रहे हैं तो ठीक है, मैं परमिशन दे रही हूँ, अंदर आ जाइए। आर्यांश उसे काफ़ी घूर कर देखते हैं और वहीं वो आकर के अपने शर्ट के स्लीव्स को ऊपर फोल्ड करते हैं और अपने पैंट से अपना बेल्ट निकालने लगते हैं। आशी जैसे ये देखती है बढ़ा लेती है, उनके बेल्ट की तरफ गड़ा लेती है और फिर झटके से उनके चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है ये अश्लीलता है, ये ऐसे नहीं कर सकते आप। और अभी आज ही सुबह तो वादा किया था, चैलेंज किया था ना कि जब तक सीएम नहीं बनेंगे हाथ नहीं लगाएंगे, ये क्या कर रहे हैं, मैं फ़ोन पर हूँ। आर्यांश उसका कोई भी जवाब नहीं देते, बस वो अपने हाथ में अपने बेल्ट को फोल्ड करते ही जा रहे थे। आशी कहती है ये देखिए मुझे लड़ना आता है, ठीक है, कमज़ोर समझने की ज़रूरत नहीं है मुझे। हाँ। और ये बोल करके वो पीछे जाने लगती है। वहीं आर्यांश भी अब बेड पर आ चुके थे और वो भी उसके साथ साथ आगे बढ़ने लगते हैं। जितना आशी पीछे जाती आर्यांश उतना ही आगे जाते हैं। वहीं आशी जो फ़ोन को अब बेड पर पटक चुकी थी, वहीं काव्या, उसे भी सब कुछ सुनाई दे रहा था। आशी जो पीछे जाते जा रही थी और वहीं आर्यांश उसकी तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। वहीं आशी जो थोड़ा और पीछे जाती है और जैसे ही उसने फिर से अपने हाथ को पीछे की तरफ बढ़ाया था, वो नीचे जाकर के धड़ाम से गिरती है। उसके पैर जो कि ऊपर हवा में लटक चुके थे, आर्यांश उसके पैर को अपने हाथ से पकड़ते हैं और एक ही झटके में उसे दोबारा से बेड पर ले आकर खींच देते हैं। बेड और फ्लोर की हाइट में ज़्यादा अंतर नहीं था, जिसकी वजह से आशी तुरंत ही ऊपर आ जाती है। आर्यांश उसके ऊपर ऑलमोस्ट अब चढ़ चुके थे और वहीं वो अपने बेल्ट से उसके हाथ को बांधने लगते हैं। आशी तो कहती है करना क्या चाहते हैं आप? मैंने बोला है ना मैं बहुत ही ताकतवर हूँ, अगर मेरा गुस्सा पड़ गया ना तो जान लीजिएगा। आर्यांश उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहते हैं श्श, एकदम चुप। इस वक्त आर्यांश काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे। वहीं वो तुरंत ही खड़े होते हैं और आशी को फिर से उसके हाथ पकड़कर खींचते हुए कहते हैं इधर आओ। वैसे वो आशी को नहीं बल्कि अपने बेल्ट के एक छोर को खींच रहे थे, जिसकी वजह से आशी भी उनकी तरफ ही आगे बढ़ने लगती है। आशी झटके से खड़ी होती हुई कहती है करना क्या चाह रहे हैं आप? हाँ, और ऐसे हाथ क्या बांध रहे, आपको क्या लगता है मैं हाथ नहीं खोल लूँगी अपना? देखिए मैं लड़ाइयाँ नहीं चाहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी शराफत का फ़ायदा उठाएंगे।
आर्यांश उसे कहते हैं, तुम मेरे बेड पर शू पहन कर के कैसे चढ़ गई? आशी जो अपने शूज़ को देखती है और फिर एक बार आर्यांश को और फिर इधर उधर करते हुए कहती है, ए भगवान, ये बात थी? आर्यांश कहते हैं, ये बात कोई नॉर्मल बात नहीं है। मैं अपने कमरे में ज़रा भी गंदगी पसंद नहीं करता हूँ आशी। आशी जो कहती है, ओ सफाई फरीक इंसान, अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो खुद ही निकाल देते। वो रोमांटिक कपल्स में देखा नहीं किस तरह से हस्बैंड वाइफ के ऐसे सैंडल वगैरह निकालते हैं, और आपने भी तो निकाला ना पहले मेरे, अभी निकालने में शर्म आ रही है। आर्यांश उसकी बात सुनकर कहते हैं, वैसे सच कहूँ तो मैंने तुम्हें हाथ ना लगाने का वादा किया है। आशी जी कहती है, शू निकालना कोई हाथ लगाना थोड़ी ना होता है। आर्यांश उसकी तरफ झुकते हुए कहते हैं, तब तो फिर कपड़े निकालने भी हाथ लगाना नहीं होगा ना? आशी जैसे ये सुनती है वो एकदम से पीछे की तरफ बेंड हो जाती है, और इतना ज़्यादा बेंड हो जाती है कि पीछे उसका बैलेंस खो जाता है और वो जाकर के नीचे पड़े कारपेट पर जोर से गिरती है। वो तो कारपेट इतना मोटा और इतना ज़्यादा सॉफ्ट था कि आशी को चोट नहीं लगती। आर्यांश जो अपने पैर की बदौलत उसके सामने आकर के बैठ जाते हैं, और अभी भी एक बेड के छोर को आर्यांश ने उसी तरह से पकड़ रखा था, और आशी के हाथ उसमें बंधे हुए थे। आर्यांश उसे कहते हैं, तो शुरू करें? आशी जो अपनी आंखों को बड़ी करते हुए कहती है, क्या शुरू करना है? आर्यांश उसे कहते हैं, तुम्हारे शूज़ निकालता हूँ, उसके बाद से फिर और ये बोल करके वो धीरे धीरे अपने हाथ को आशी के शर्ट के बटन की तरफ घुमाने लगते हैं, और फिर उसके अंदर के टैंक टॉप के बॉर्डर को धीरे धीरे अपनी एक उंगलियों से सहलाने लगते हैं। आशी जो उनके हाथ को एक झटके से हटाती है और जल्दी से उठकर बैठते हुए कहती है, खबरदार जो मेरे बिना परमिशन के मुझे हाथ भी लगाया तो। अगर आपके हाथ आप अपने शरीर पर चाहते हैं तो मेरे साथ ज़्यादा बदतमीजी मत करिएगा। में आर्यांश अपने दोनों हाथ को कारपेट पर रखते हैं और उसकी तरफ थोड़ा लीन होते हुए कहते हैं, और अगर किया तो क्या कर लोगी? आशी कहती है, मेरे साथ बदतमीजी बहुत महंगा पड़ेगा। आर्यांश कहते हैं, तो चलो देख ही रहता हूँ कितनी महंगाई दिखाती हो तुम। वैसे भी आर्यांश शहजादा को सस्ती चीज़ें पसंद नहीं आती, मेरा टेस्ट ही थोड़ा एक्सपेंसिव है। और ये बोल करके वो उसकी तरफ झुकते जाते हैं। आशी जो आर्यांश के अपने ही वादे को याद दिलाते हुए कहती है, आप भूल रहे हैं कि आप मुझसे दूर रहने का वादा किए थे, भूल गए ना? इतना जल्दी चैलेंज हार रहे हैं आप, आपको ज़रा भी शर्म नहीं आ रही है? आर्यांश कहते हैं, मैंने हाथ कहाँ लगाया तुम्हें? आर्यांश की बात सुनकर आशी भी इस बात को अब जाके महसूस कर पाती है कि अभी तक आर्यांश ने उसे हाथ तो नहीं लगाया है। आशी जो अपने दिल की धड़कनों को महसूस करते हुए खुद से ही कहती है, अगर हाथ नहीं लगाए तो मेरी हार्ट बीट इस लेवल पर बढ़ी हुई है, अगर हाथ लगाएंगे तो क्या होगा? और फिर वो झटके से अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेती है। आर्यांश उसके कान के पास आकर धीरे से कहते हैं, क्या हुआ, रहा नहीं जा रहा? आशी कहती है, जब तक मेरे 20 करोड़ नहीं बन जाते मैं भी आपको हाथ नहीं लगाऊंगी। आर्यांश उससे कहते हैं, अरे 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 अरे, ये तो बड़ी मुश्किल की बात हो जाएगी। वैसे सीएम तो मैं इस आने वाले हफ्ते तक बन ही जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे 20 करोड़ इतने जल्दी? आशी तो कहती है, बन जाएंगे मेरे भी 20 करोड़, मैंने भी अपनी स्ट्रैटेजीज लगाना शुरू कर दी है। आर्यांश उसकी बात पर सुन करके थोड़ा हंसते हुए कहते हैं, अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपको भी काफ़ी जल्दी है मुझे हाथ लगाने की। आशी आर्यांश को देखते हैं और फिर से धीरे धीरे आर्यांश से दूर जाते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आपको हाथ नहीं लगाना, बस मुझे चैलेंज जीतना है, और वो सिर्फ मैं अपने लिए कर रही हूँ। आर्यांश कहते हैं, तो हाथ नहीं लगाना मुझे, राइट? आशी कहती है, राइट, मरी नहीं जा रही हूँ आपको हाथ लगाने के लिए, हटिए और हाथ छोड़िए मेरा। और फिर वो जल्दी से अपने हाथ को छुड़ाना शुरू करती है। आर्यांश आशी को देखकर कहते हैं, आइंदा से कभी भी मेरे बेड पर चढ़ो तो शूज़ निकाल करके, इवन पूरे कपड़े निकाल करके चढ़ना। आशी जैसे ही सुनती है अपने चेहरे को जल्दी से इधर उधर करते हुए कहती है, क्या, कपड़े क्यों उतारूंगी? आर्यांश कहते हैं, अरे मेरा मतलब ये था कि जो कपड़े बाहर से पहन कर आती हो वो कपड़े पहन करके बेड पर मत लेटना, बाकी अगर तुम कुछ पहनना चाहो तो तुम्हारी मर्ज़ी है, नहीं भी पहनना चाहो तो भी तुम्हारी मर्ज़ी। आशी जो आर्यांश की बात को सुनकर थोड़ा पीछे की तरफ देखते हुए कहती है, आपको पता है फ़ोन पर कोई सुन रहा है सारी बात है। आर्यांश कहते हैं, हस्बैंड वाइफ की बातें ऐसे ही होती हैं, अब अगर कोई सुन रहा है तो फिर ठीक है, उनको भी मज़े लेने दो हमारे इस खूबसूरत ऑडियो बुक के। आशी जो कहती है, जा, बहुत गंदे हैं आप, पता नहीं कहाँ से ऐसे अश्लील सीएम, जनता को ऐसे अश्लील सीएम मिलेंगे तो पता नहीं जनता का क्या होगा। आर्यांश उससे कहते हैं, मैं सिर्फ अपनी बीवी के लिए अश्लील हूँ, बाकी बाहर की दुनिया के लिए मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट हूँ, और इस बारे में तो आप ही अच्छे से जानती होंगी।
आशी कहती है, बिल्कुल यही लगता था पहले मुझे कि कितने स्ट्रिक्ट हैं, जब तक आपसे शादी नहीं हुई थी, और जब से आपकी खैर छोड़िए, इस बारे में तो बात ही नहीं करना, हटिए। और फिर वो आर्यांश को धक्का दे देती है। आर्यांश जो कि थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, लेकिन आशी के धक्का देने की वजह से नहीं, बल्कि खुद ही। आशी जल्दी जल्दी अपने हाथ को उनके बेल्ट से खोलती है और फिर उनसे दूर जाते हुए कहती है, आइंदा से नहीं चढ़ूंगी आपके बेड पर। एक काम करिए ना, इतना बड़ा सा तो रूम है, मेरे लिए अलग सा बेड लगवा दीजिए, वैसे भी आपके साथ सोना नहीं है मुझे। आर्यांश कहते हैं, यही तो कंट्रोलिंग पावर है, देखते हैं सीएम बनने तक मैं खुद को कंट्रोल कर लेता हूँ या फिर तुम्हारे प्रॉफिट बनने तक तुम खुद को, और जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया वो लूज़र। आशी कहती है, हाँ मैं कभी हारती नहीं हूँ, तो मेरे साथ चैलेंज लगाना मतलब बेवकूफ़ी है। आर्यांश से कहते हैं, ठीक है देखते हैं। और ये बोलकर आशी जो कि कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। वहीं आशी जो कि कपड़े चेंज करके बाथरूम से बाहर निकल आती है। आर्यांश जो इस वक्त अपने फ़ोन में कुछ देख रहे थे, और वहीं वो जैसे ही बाहर आती है, आर्यांश भी शावर लेने के लिए बाथरूम के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो आशी को ऊपर से नीचे तक देखते हैं, वो उसे घूरते हुए कहते हैं, तुम्हारे लिए ऑलरेडी इतने सारे कपड़े ले आकर रख दिए मैंने, फिर भी मेरे कपड़े पहनने हैं। आशी जो उनके टी शर्ट को इस वक्त अपने ऊपर डाली हुई थी, और वहीं नीचे उसने अपना ही कार्गो पहन रखा था। आशी उनके टी शर्ट के स्लीव्स को ऊपर फोल्ड करती है और अपने बाइसेप्स दिखाते हुए कहते हैं, मन कर रहा था पहनने का, तो वैसे भी आपका कपड़ा मेरा कपड़ा बराबर ही तो है, शादी की है मेरे से, हर चीज़ में हिस्सा लग चुका है, ज़्यादा मेरा तेरा करने की ज़रूरत नहीं है, अब जो है हमारा है। आर्यांश उसे घूरते हुए देखकर कहते हैं, शावर लेकर आता हूँ फिर बताता हूँ तुम्हें। आशी वे पूरे टेंशन में कहती हैं, मैं भी डरती नहीं हूँ, बता लीजिएगा जो बताना मैं सुन लूँगी। और वो आकर धड़ाम से बेड पर गिर जाती है। वहीं वो इस वक्त इसी सोच में डूबी हुई थी कि उसके पैसों के अरेंजमेंट कैसे होगी। लगभग 20 मिनट के अंदर आर्यांश भी अब शावर लेकर बाहर निकल चुके थे। आशी जो पहले अपनी नज़र को दूसरी तरफ की हुई थी, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, आशी की नज़र ऑटोमेटिकली आर्यांश पर चली जाती है। आर्यांश इस वक्त सिर्फ अपने लोअर में थे। पानी की बूंदें जो कि अभी तक आर्यांश के बाल को पूरी तरह से भिगोई हुई थी, और वहीं उनके फोरहेड से कुछ पानी के ड्रॉप्स जो कि उनके चेहरे के जॉ लाइन पर आते हैं और फिर धीरे धीरे उनके नेक के पास आकर के गिरने लगते हैं। कुछ ड्रॉप्स जो कि आर्यांश के एडम्स एप्पल के पास जा रहे थे, और जैसे जैसे वो अपनी थूक को गटक रहे थे, उनके एडम्स एप्पल जो कि बार बार हिल रहे थे। आशी जो कि उनको इस वक्त इतने ध्यान से देख रही थी जैसे वो कोई रियल इंसान नहीं बल्कि किसी महान आर्टिस्ट के बनाए हुए पेंटिंग हो। उनके एक वाटर ड्रॉपलेट पर आशी की नज़र अब गड़ चुकी थी, और वो आर्यांश के एडम्स एप्पल से नीचे जाते हुए आर्यांश के अब चेस्ट पर आ जाता है, और धीरे धीरे उनके एब्स को टच करते करते वो लोअर के अंदर जा रहा था। वो जैसे ही आर्यांश के नेवल तक पहुंचता है और लोअर के अंदर जाने वाला होता है, आशी जोर से चिल्लाते हुए अपनी आंखों पर हाथ रखते कहती है, नहीं। आर्यांश जैसे ही सुनते हैं, वो इस वक्त अपने बाल को टॉवल से सुखा रहे थे। अचानक ही आशी के चिल्लाने पर वो टॉवल को साइड में रखते हैं और आशी के पास आते हुए कहते हैं, क्या हो गया तुम्हें, दौरे पड़ते रह के। आशी जी कहती है, ये क्या हरकत है। आशी जो इस वक्त आर्यांश को अपनी एक निगाहें खोलकर देख रही थी, दूसरी आंखें उसकी अभी भी उसके हाथों से बंद थी। आर्यांश उसे देखकर कहते हैं, तुम ऐसे क्यों देख रही हो। आशी जी कहती है, क्योंकि आप ऐसे ऐसे नंगे नंगे आ गए मेरे सामने। आर्यांश पहले उसको घूरते हैं और फिर खुद को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहते हैं, इसको नंगा कहते हैं, कपड़े तो पहन रखे मैंने। आशी जी कहती है, ऊपर भी पहनना होता है। आशी की बात सुनकर आर्यांश थोड़ा हंसते हुए कहते हैं, क्यों, ऊपर पहनने की क्या ज़रूरत है, वैसे भी तुम्हें अच्छा नज़ारा दिख रहा है तो एंजॉय करो। आशी जी कहती है, ये क्या बात हुई, ऐसे कोई बाहर आता है बाथरूम से, आपको पता नहीं कि यहाँ पर एक सीधी सादी लड़की बैठी हुई है, आप मेरी नीयत खराब कर रहे हैं और फिर कहेंगे कि मेरी गलती है। आर्यांश कहते हैं, तुम्हारी नीयत अगर ख़राब हो भी गई तो क्या कर लोगे। आशी जी कहती है, चैलेंज तो मत ही करिएगा मुझे, वैसे भी एक बार चैलेंज करके बहुत बुरा फंसा चुके हैं आप, चाहिए जाकर कपड़े पहनिए। वहीं आर्यांश अपने एब्स को और ज़्यादा दिखाते हुए अपने हाथ को अपने बैग के पीछे ले जाते हैं और ज़ोर से अंगड़ाई लेते हुए कहते हैं, नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला, अब जो भी हूँ ऐसे ही हूँ,
इससे ज़्यादा कपड़े नहीं पहनने वाला। हाँ अगर कहो तो ये भी। आश्री कहती है बस बहुत हो गई आपकी फालतूगिरी, मैं चाह रही हूँ सोने, डिस्टर्ब मत करेगा मुझे। आर्यन उससे कहते हैं अच्छा रुको 1 मिनट, और फिर वो ड्रॉर से जा कर के फर्स्ट एड बाहर निकालते हैं और उस बॉक्स को आशी को देते हुए कहते हैं ज़रा ये क्रीम लगा दो, पीछे दर्द हो रहा है अभी। आशी को अब याद आता है कि आर्यांश के पीठ पर अभी भी वो जख्म काफ़ी हद तक बना हुआ है, और जैसे उसे याद आता है वो खुद ही उठ जाती है और आर्यांश के पीठ के पास आकर के मलहम को लगाने लगती है। आर्यांश जो जानबूझ करके अपनी पीठ को थोड़ा टाइट करते हैं जिससे उनके मसल्स जो कि अब एक बटरफ्लाई का शेप ले लेते हैं। आशी जो अपने चिन को उनके शोल्डर पर रखते हुए कहती है आप चैन से नहीं बैठेंगे, आराम से नहीं बैठ सकते? हाँ। आर्यांश कहते हैं आराम से ही तो बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ। आशी कहती है परेशान कर रहे हैं आप मुझे, और फिर वो उनके चोट पर मरहम लगा करके उस पर बैंडेज कर देती है। वही आर्यांश खुद ही उस फर्स्ट एड बॉक्स को रखते उससे पहले आशी जो कि तुरंत ही बेड से कूदती है और जाकर के ड्रॉर के अंदर उस फर्स्ट एड बॉक्स को रख देती है और फिर से आकर के बेड पर लेट जाती है। आर्यांश जो इस वक्त थोड़ा देर बैठना चाह रहे थे लेकिन आशी जो उनसे कहती है चुपचाप से लेट जाइए, वैसे भी सुबह से कितना काम कर रहे हैं आप। आर्यन जो फ़ोन की तरफ देखते हुए कहते हैं अभी कुछ चीज़ें और देखनी है, उसके बाद से सो जाऊँगा। सो जाओ ना। आशी कहती है मुझे भी नींद नहीं आ रही है, और ये बोल करके वो सिरहाने से अपने पीठ को टेक लगा देती है। आर्यांश जो एक बार अपने फ़ोन की तरफ देखते हैं और फिर आशी को परेशान होता देखकर कहते हैं क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? वैसे आज कैफ़े शॉप गई थी ना तुम, क्या चल रहा है वहाँ पर? आशी कहती है सब ठीक है, बस अच्छा वो मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही थी। आर्यांश कहते हैं पूछिए, और ये बोल करके वो फ़ोन को साइड में रखते हैं और आशी की तरफ अपने चेहरे को घुमा लेते हैं। आशी जो पिलो को लेकर अपने लैप पर रखती है और उस पर अपने दोनों एल्बो को टिकाते हुए कहती है आपकी तो काफ़ी ऊंची ऊंची पहुंच होगी ना। आर्यांश कहते हैं तो मुद्दे पर आओ। आशी कहती है हाँ तो मुद्दा कुछ ऐसा है कि आपके थ्रू मुझे लोन मिल सकता है क्या? I mean, थोड़ा जल्दी चाहिए था। आपकी पहुंच अच्छी है तो फिर आपके कहने पर लोन दे दिया जाएगा, इंटरेस्ट में दे दूंगी वापस। आर्यांश उसकी बात सुन करके अपने एक भाव चढ़ा कर कहते हैं अच्छा तो ठीक है, मिल जाएगा। आशी कहती है और गारंटी पर क्या रखना पड़ेगा? मेरे पास तो अपना कुछ भी नहीं है कैफ़े शॉप के अलावा, मेरे पास कुछ ज्वेलरीज भी हैं। आर्यांश कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं लगता है गारंटी में। आशी कहती है तो क्या लगता है? मुझे कोई आइडिया नहीं, कभी लोन वगैरह के बारे में मैं जानी ही नहीं। आर्यांश कहते हैं अच्छी बात है नहीं जानी। वैसे लोन के गारंटी पर तुम्हें मतलब जो भी तुम्हें लोन देगा उससे। आशी कहती है सीधा सीधा बोलिए ना, तो घुमा घुमा के क्यों बोल रहा है? आर्यांश कहते हैं ठीक है फिर सीधा सीधा सुनो। तो लोन देने वाला ओनर तुमसे जितने केसेस मांगे अनलिमिटेड केसेस तुम्हें देना होगा उसे, जब तक तुम लोन चुका नहीं देती। आशी जैसे ही सुनी थी उसका मुंह कार्टून की तरह बन गया था, उसकी आंखें जो पूरी तरह से फैल चुकी थीं और वही उसके नाक से कुड़ गई थी। आशी उनसे कहती है क्या ये कौन सी नई गारंटी आ गई, और बैंक वाले ये सब? उसने तब बोला था कि आर्यांश उसे रोकते हुए कहते हैं किसी बैंक वाले की इतनी हिम्मत है जो तुमसे ये सब मांगेगा? आशी कहती है हाँ तो फिर? आर्यांश खुद की तरफ इशारा करते कहते हैं ये सामने बैंक बैठा हुआ है तुम्हारे, दूसरों से लोन लेने की क्या ज़रूरत है? बस मेरी छोटी सी मांग है उसको पूरी करो और जितना मन चाहे उतना कैश लेकर जाओ। आशी जो थोड़ा हंसते हुए आर्यांश को देखकर कहती है खुद को खरबपति समझते हैं आप? हाँ। आर्यांश अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहते हैं जी नहीं, मैं तो सिर्फ खुद को आपका पति समझता हूँ। आशी कहती है अच्छा तो इतना रोकड़ा है आपके पास, इतना पैसा दे पाएंगे? चिल्लर नहीं मांगना मुझे, लोन चाहिए। आर्यांश कहते हैं आप डिमांड तो कीजिए, आपके सामने हाजिर कर दूंगा। आशी जो कुछ सोचते हुए कहती हैं लगता है कुछ ज़्यादा ही मालदार पार्टी है ये, चलो ऐसा कुछ मांगूंगी, बेचारे दे ही नहीं पाएंगे। अश्विनी राठौर से चैलेंज। और फिर वो अपने हाथों को अपने ठीक सामने बांधते हुए कहते हैं 50 करोड़ चाहिए मुझे, 50 करोड़, ठीक है अब देकर दिखाइए। आशी बहुत ही टेंशन में बोल रही थी, वहीं आर्यांश उसकी बात सुनते हैं और एल्बो को सिरहाने पर टेक लगाते हुए कहते हैं 50 क्यों,
100 ले लो। आशिता कहती है, क्या? 100 करोड़? आर्यांश अपने सिर को हाँ मिलाते कहते हैं, जी हाँ 100 करोड़। और गारंटी याद है ना? आशिता कहती है, 100 करोड़। अब उसके बदले में मुझे आपको अनलिमिटेड किस्त देना पड़ेगा। आर्यांश कहते हैं, जी हाँ। समझदार निकले आप। आशिता कहती है, आप मजाक कर रहे हैं या फिर मेरे कोई सपना देख रही हूँ? 100 करोड़ ये बहुत बड़ी रकम होती है, आपको पता भी है? आर्यांश कहते हैं, शाहज़ादा ख़ानदान में शादी हुई आपकी, ऐसी छोटी मोटी बातों को इतना बड़ा चढ़ाकर बोलने की ज़रूरत नहीं है। कम ऑन आशी, हैव सम स्टैंडर्ड। आशिता कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, पहले देकर दिखाइए। आर्यांश कहते हैं, एक साथ तो मैं 100 करोड़ का चेक तो नहीं दे सकता, वो बाउंस कर जाएगा। मैक्स टू मैक्स 10 करोड़। आशिता कहती है, हाँ 10 करोड़ एक बार में? आर्यांश कहते हैं, मेरे चेक बुक लेकर आओ। 50 करोड़ डायरेक्टली तुम्हारे बैंक में ट्रांसफ़र करवा दे रहा हूँ और 50 ऐसे दे दूँगा। आशिता कहती है, हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल। और ये बोलकर वो जल्दी से खड़ी होती है और आर्यांश के वार्डरोब से उनका चेकबुक निकाल करके उनके सामने ला कर रख देती है। आर्यांश उससे कहते हैं, पेन भी लगेगा मैडम, कहाँ है होश आपका? आशी तुरंत ही ड्रॉर के पास जाती है और पेन निकाल करके आर्यांश को देते हुए कहती है, ये लीजिए। आशी को अभी भी ठीक तरीके से बिलीव हो नहीं पाया था कि आर्यांश क्या बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी किसी डिल्यूजन में जी रही है। वहीं आर्यांश जो कि चेकबुक का 5 पेज फाड़ते हैं और उसमें 10-10 करोड़ के अमाउंट लिख करके साइन कर देते हैं। वहीं आशी जैसे ही देखती है वो अपनी आंखों को बड़ी करके उन 5 पेजेस को लेते हुए कहती है, 50 करोड़? मेरे पास 50 करोड़ है? वहीं आशी जो कि बेड के कॉर्नर के पास खड़ी थी, आर्यांश उसकी तरफ थोड़ा क्लोज जाते हैं और उसकी कमर को ज़ोर से पकड़ते हुए कहते हैं, जी नहीं मैडम, आपके पास सिर्फ 100 करोड़ नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा आर्यांश शहजादा है और उसकी सारी प्रॉपर्टी आपकी ही तो है। आशी जो तुरंत ही आर्यांश को देखती है और वहीं वो आर्यांश से कहती है, आप कुछ भूल रहे हैं। पर आर्यांश कहते हैं, और मैं क्या भूल रहा हूँ? आशी तो कहती है, आपने वादा किया था खुद से, आप मुझे हाथ नहीं लगाएंगे जब तक आप सीएम नहीं बन जाते, और अभी आप क्या कर रहे हैं? आर्यांश कहते हैं, चलो ठीक है, वैसे भी ऐसे हाथ लगाना नहीं कहते मेरे लैंग्वेज में। आशी कहती है, हाथ लगाना मतलब टच करना होता है। आर्यांश कहते हैं, जी नहीं, हाथ लगाना मतलब। और फिर वो बेड की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, बाकी तुम समझदार हो। आशी कहती है, अच्छा, काफ़ी आगे निकल रहा है। और फिर वो तुरंत ही बेड पर आते हुए उन पाँचों पेजेस को अपने सामने रखते हुए कहती है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, 50 करोड़। वाह, मैं कितना टेंस थी। तभी से इधर उधर ये सोच रही थी कि पैसों की अरेंजमेंट कैसे करूं। आपको पता है मैंने ना कैफ़े शॉप में आगे कुछ बोलती ही कि तभी आर्यांश उससे कहते हैं, उसकी गारंटी तो याद है ना तुम्हें? अगर गारंटी चुकी तो उसे दिन ये चेक बाउंस कर जाएगा। आर्यांश काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड लहजे में बोल रहे थे। वहीं आश उनकी बात को सुनती है और अपनी जीभ बाहर निकालती है और उनको चिढ़ाते हुए कहती है, आपको पता है ना कि आपने क्या बोला था? आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते। अगर ये सारी गारंटी आपने मुझसे मांगी जो कि थोड़ी देर पहले आपने बोला था, तो फिर आपका वादा टूट जाएगा और फिर आर्यांश शहजादा का टशन कम हो जाएगा ना। आशी जो ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट वे में बोल रही थी। आर्यांश उसके गाल को खींचते हुए कहते हैं, मैडम। आशी जो कहती है, जी सर। आर्यांश आगे उसके चेहरे के करीब आते हुए कहते हैं, मैंने हाथ लगाने के लिए कहाँ कहा है? मैं तो होंठ लगाने की बात कर रहा था। और ये बोल करके वो उसके लिप्स की तरफ ध्यान से देखने लगते हैं। आशी जो इस तरह आर्यांश की नज़र को अपने होंठों पर पाती है, वो तुरंत ही अपने होंठों को अपने दांतों के अंदर करते हुए कहती है, आर्यांश कहते हैं, क्या? अब देखो जो भी है, पैसे चाहिए या नहीं? आशी जी कहती है, ये तो गलत बात है, आप सीरियस थे? आर्यांश कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? 100 करोड़ बिना किसी प्रॉफिट के दे दूँगा। आशी जी कहती है, पर ये लिखा कहाँ है? वैसे भी आपकी बातों से क्या फ़र्क पड़ता है? अभी 50 करोड़ आपने मेरे नाम कर दिए हैं तो कर दिए, ये मेरे हो चुके हैं। आर्यांश उसकी बात सुन करके कहते हैं, अच्छा, मतलब आर्यांश शहजादा के साथ कूटनीति, जो कि राजनीति में इतना माहिर है। आशी जी कहती है, होंगे आप राजनीति में माहिर, लेकिन मेरा भी टशन कोई कम थोड़ी ना है।
और वैसे भी आपके पास कोई भी किताब ही आर्यांश जो उस चेक की तरफ देखते हुए कहते हैं, ज़रा उस चेक को पलटना तो। आशी जो कहती है, हाँ क्यों? आर्यांश जो कहते हैं, अरे पलटो तो सही। आशी जो तुरंत ही उस चेक के पेज को पलट देती है और उस पेज पर प्रिंटेड फॉन्ट में लिखा हुआ था, अनलिमिटेड किसेस और द चेक विल बाउंस। आशी जैसे ये पढ़ती है वो बाकी के भी चारों पेजेस को टर्न करके देखती है तो बाकी सब पे भी यही लिखा हुआ था। आशी जो कहती है, ये कैसा चेकबुक है? और फिर वो जल्दी से ड्रॉर की तरफ भाग कर जाती है जहाँ पर उसने चेकबुक को रख दिया था और तुरंत ही उस सारे चेकबुक को निकाल करके उन पेजेस को देखने लगती है और सारे चेकबुक के पेजेस के पीछे यही लिखा हुआ था, अनलिमिटेड किसेस अदरवाइज द चेक विल बाउंस। आशी जो एकदम से उस चेकबुक को ऊपर की तरफ उछालती है और आर्यांश के ऊपर आते हुए कहती है, आप मेरे साथ चीटिंग कर रहे थे। आर्यांश जो कहते हैं, चीटिंग तो तुम कर रही हो, याद है ना, अनलिमिटेड किसेस और द चेक विल बाउंस। पैसे चाहिए तो मेरी डिमांड पूरी करो। आशी जो तुरंत ही आर्यांश के मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, बहुत बेकार इंसान है आप, मुझे तो लगा था कि आपको ट्रिक कर जाऊंगी। और ये बोल करके वो पांचों चेक को लेते हुए कहती है, पर ये मैं आपको नहीं दे सकती, इसकी मुझे सख्त ज़रूरत है। आर्यांश जो बेड पर आराम से लेटते हुए कहते हैं, और मुझे आपकी। आइए आराम से सोते हैं। आशी जो कहती है, मुझे नहीं आता बिना हाथ लगाए किस करना, इसलिए अभी दूर रहेगा मुझसे। आर्यांश जो कहते हैं, आप तो खामखा मेरा मूड बना रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं है, कल इस बारे में बात करते हैं ना। आशी जो कहती है, पक्का ना? आर्यांश जो कहते हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी नीयत में खोट है। आइए जानते हैं आने वाला एपिसोड में क्या होने वाला है आशी और आर्यांश के बीच। क्या सच में आशी अब आर्यांश के सारे डिमांड को पूरी करने वाली है या फिर वो उनके सारे पैसे को पहले ही लौटा देगी? आइए जानते हैं इस आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।